Hello students, today we are going to read about the species of early human beings, Australopithecus. So in this chapter we are continuously reading about the evolution of early humans, and in this context we have read in previous lecture about the hominids and hominoids. इन दोनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और होमोनिड्स और होमोनॉइड्स में होमोनॉइड्स पहले के हैं और होमोनिड्स उसके बाद जो अर्ली ह्यूमन स्पेशीज़ होमोनिड्स है। होमोनिड्स को अगर हम और ज़्यादा क्लासिफाइड करें और ज़्यादा सब डिवाइडेड करें तो हमारे सामने होमोनिड्स की ही एक ब्रांच में से एस्ट्रोलोपिथिकस स्पेशीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमंस आते हैं। होमोनिड्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जीनस। जीनस मीन्स टू वंश। होमोनिड्स की हमको कई सारे वंश, कई सारी ब्रांचेस दिखाई देती हैं अर्ली ह्यूमंस की, ऑफ विच ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमोज एंड इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो फॉसिल्स मिले हैं वो हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोज, जो दोनों ही ब्रांचेस होमोनिड्स में से निकल के आई हैं, उनके मिलते हैं। ईच ऑफ दिस in turn includes several species. The major difference between the Australopithecus and Homos related to brain size, jaws and teeth. The former has a smaller brain size, heavier jaws and large teeth than the latter. It means homonids subdivided हुए Australopithecus में, और Australopithecus से ही आगे जो मानव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और एक नई स्पेशीज़ निकल के आई, वो थी होमोज। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे वो एज़ कम्पेयर होमोज के से पहले के थे, तो उनमें हमको जो ब्रेन्स, जो स्कल साइज़ है वो बड़ा दिखाई देता है, जॉज़ का साइज़ भी बड़ा दिखाई देता है, टीथ का साइज़ भी बड़ा दिखाई देता है। और जो होमोज थे उनमें उसी डेवलपमेंट के साथ साथ स्मॉल ब्रेन साइज और हैवियर टीथ के, हैवियर जॉज़ के स्थान पर जॉज़ का साइज़ भी श्रिंक हुआ, और छोटे छोटे जॉज़ और लार्ज टीथ के स्थान पे फिर उनका जो मतलब अपीयरेंस था वो उसी हिसाब से एक मॉडर्न ह्यूमंस के रूप में उनकी लुकिंग दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, तो ये जो टर्म है दैट दिस टर्म वाज टेकन आउट फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। एस्ट्रोलो मीन टू से ऑस्ट्रल मीन टू से सदर्न, एंड अ ग्रीक वर्ड जो है पिथिकस, इट मीन्स ऐप। तो ऐप इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके जो काफ़ी हद तक जो इनके फीचर्स थे वो एक ऐप से मिलते जुलते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि वाई ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हाउ डिड ऑस्ट्रेलोपिथिकस गॉट इट्स नेम। तो द नेम वॉज गिवन बिकॉज दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स विल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एन ऐप। कौन कौन से फीचर्स थे उसमें? सच एज रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपेरिजन टू होमोज। उनका जो ब्रेन साइज था वो छोटा था होमोज से, यानी कि स्कल बड़ा था, कहने का मतलब ये है। और लार्ज बैक टीथ से, लिमिटेड जो हाथों की जो किसी भी टूल्स को होल्ड करने की जो एबिलिटी थी वो भी होमोज के कंपैरिजन में कम थी, लिमिटेड थी। अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, इनका अपराइट पोस्चर भी नहीं था ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। और ये इजीली किसी भी ट्रीज़ पर चढ़ सकते थे, किसी भी ट्री पर चढ़ सकते थे। दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लॉन्ग फोर लिम्स, कर्व हैंड एंड फूट बोन्स
एंड मोबाइल एंकल जॉइंट्स सूटेड टू द लाइफ ऑन ट्रीज। तो उनके जो लक्षण थे उनमें जैसे उनके जो पैरों का छोटा होना, हाथों का लंबा होना और हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और जो घुटने के जो जोड़ होते हैं उनका घुमावदार होना, ये सारे जो फीचर्स थे वो उनको एक मंकी वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में हेल्प करते थे, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया, ऐप कहा गया उनको। जो अर्ली ह्यूमंस हैं, यहाँ पे देखिए होमोनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज़। होमोनॉइड्स के बारे में बता रखा है कि होमोनॉइड्स तक आते आते जो अर्ली ह्यूमन की स्पेशीज़ है उसमें कई सारे बदलाव आ गए थे। दे हैव अ लार्जर बॉडी एंड डोंट हैव अ टेल, उनके पूंछ नहीं होती थी। एंड दिस बिसाइड्स देयर इज़ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी अमंग अस होमोनॉइड्स। तो ये होमोनॉइड्स के फीचर्स हैं कि कैसे होमोनॉइड्स से अर्ली ह्यूमंस कैसे होमोनॉइड्स में बदल गए। ओवर टाइम द टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डेवलप। बाद के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी गतिविधियों ने ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया। द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पेशीज। दीज वर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर ऑन द basis of differences in bone structure. For instance, species of early humans are differentiated in terms of their skull size and distinctive jaws. These characteristics may have been involved due to the what has been called the positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism, सकारात्मक पुष्टिकरण प्रतिपुष्टि व्यवस्था, ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसने ह्यूमन बींग्स कि ये जो जितनी भी हमने कैटेगरीज़ पढ़ी हैं, जिसमें कि प्राइमेट्स हैं, जिसमें होमोनॉइड्स हैं, जिसमें होमोनिड्स हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, इन सब के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है उसको डिसाइड करते हैं, उसको मतलब कंफर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सकारात्मक पुष्टि जो भी मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म था, तो ये एक प्रोसेसिंग बताता है कि कैसे अर्ली ह्यूमंस के डिफरेंट स्टेजेस ने टूल्स को बनाना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखा और कैसे इन टूल्स को बनाते बनाते उनके अपीयरेंस में, उनकी लुकिंग में चेंजेस आते चले गए। यहाँ पर आप एक ये देख रहे हैं, एक फ्रेमवर्क देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का डिस्क्रिप्शन है, और इसमें बीच में आप एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं जिसमें कि मिड बॉक्स में लिखा हुआ है कि मेकिंग टूल्स, और फिर जो साइड में जो दो बॉक्स अलग अलग बने हुए हैं इसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कैसे मेकिंग टूल्स ने किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस के ब्रेन को डेवलप किया और उसकी ब्रेन की जो एबिलिटी है उसको डेवलप किया। स्कल का आकार क्यों छोटा होने लगा, ब्रेन का साइज़ क्यों बड़ा होने लगा, उसका मेन जो कारण था वो था औज़ार बनाना। कैसे? क्योंकि औज़ार बनाने में दिमाग का इस्तेमाल करते थे वो लोग, आँखों का इस्तेमाल करते थे, हाथों का इस्तेमाल करते थे। तो इन चीज़ों ने औज़ार का डिफरेंट तरीके से यूज़ करना उनको आने लगा, सीखने लगे वो। और जब तक उनकी 4 पैरों पर चलने वाली जो मोशन था, तो उससे ज़्यादा बेटर अवस्था में कब आए वो, जब वो बाईपेडल हो गए, जब वो 2 पैरों पर चलने वाले हो गए। तो जब 2 पैरों पर चलने वाले हो गए तो उनके हैंड्स एकदम फ्री हो गए और वो टूल्स को और अच्छी तरीके से हैवी टूल्स को कैरी कर सकते थे और उसका यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे ही आप चारों बॉक्सेस में देखेंगे कि ये जो चारों बॉक्सेस में हमको जैसे
इसमें लिखा हुआ है एक बॉक्स में कि आँखों से कैसे निगरानी करते थे वो टूल्स को बनाने में। तो औज़ार बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस वो इस्तेमाल करते थे, उन्हीं प्रोसेस ने, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप डीपली देखेंगे तो जो एरो मेकिंग टूल्स की तरफ आ रहा है, फिर वो वापस उसी बॉक्स की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेकिंग टूल्स जो प्रोसेस था जिसने उनके मस्तिष्क के आकार को चेंज किया, और मस्तिष्क का आकार जब चेंज हुआ तो वो जब उनका ब्रेन डेवलप हुआ तो वो और शार्प टूल्स बनाने लगे। तो दोनों ही मतलब मेकिंग टूल्स के ज़रिए उनकी अपीयरेंस में चेंज आए, और उनकी अपीयरेंस में जैसे चेंज आए उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया, तो उनके लिए हैवी टूल्स को कैरी करना इजी हो गया, तो उन्होंने टूल्स में परिवर्तन कर दिए। तो एक दूसरे के ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल बाइपेडलिज्म इनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। वो आराम से जब बाइपेडलिज्म ने उनको सीधा खड़ा अपराइट पोस्चर दिया, और वो अपने हाथ से चीज़ों और अपने बच्चों को कैरी करने के लिए उनको कैरी करना इजी हो गया। Upright posture gradually became more efficient. Apart from the advantage of freeing hands from various use, far less energy is consumed while walking as compared to the movement of a quadruped. And however the advantage इस चीज़ का, इस एनर्जी, अब क्या होता था, पहले जब 4 पैरों पर चलते थे तो वो उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाते थे जितना वो बाय पैडल होकर भागने लगे। तो जब तेज़ी से चलना स्टार्ट किया तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हुआ, और वो अपनी एनर्जी 4 पैरों पे जब चलते थे तब उतनी एनर्जी सेव नहीं कर सकते थे जितना 2 पैरों पर चलने पे उनकी जो बॉडी की एनर्जी थी वो कम कंज्यूम होने लगी। और ऐसे हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं 3.6 मिलियन ईयर्स एगो के, कि जहाँ पर हमको इथोपिया, हदार, इन जगहों से हमको बाइपेडलिज्म, अर्ली ह्यूमंस की उस ब्रांच के हमको एविडेंस मिलते हैं जो कि बाइपेडल थे, 2 पैरों पर चलते थे। ऐसे फॉसिल्स हमको मिलते हैं क्योंकि उनके फुटप्रिंट से ये अंदाज़ा लगाया है हिस्टोरियंस ने कि ये बाइपेडलिज्म यहाँ पर, मतलब बाइपेडल लोग चलते थे, मतलब 2 पैरों पर चला करते थे। ऐसे ही 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि उस समय में जो अर्थ थी कभी अचानक बहुत ठंडी हो जाती थी, कभी अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। तो ये प्रोसेसिंग जो सीजन है ये बहुत बाद में आकर टाइम टू टाइम चेंज होते हैं अब, नहीं तो पहले जो था वो एक पूरा एक आइस एज आई, कभी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट हो गई एक लंबे समय के लिए, इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उस समय में थी। तो जब 2.5 मिलियन ईयर्स एगो एक बार आइस एज आया तो जो अर्थ थी वो ऑलमोस्ट स्नो से कवर्ड हो गई, और जो वेजिटेशन, क्लाइमेट, सब तरफ स्नो ही स्नो हो गई। तो उसने टेम्परेचर में इतना ज़्यादा रिडक्शन किया, एक तो तापमान में कमी आई और फिर बारिश भी नहीं हुई। इस कारण जो फॉरेस्ट एरिया थे वो हमको कम देखने को मिलते हैं उस टाइम पीरियड में, और उसकी जगह पे हमको ग्रास लैंड्स का एक्सटेंशन दिखाई देता है। ऐसे टाइम पीरियड में ऐसी जगहों पर ग्रास लैंड्स जो थे वो एरिया एक्सपैंड हो गए।
leading to the gradual extinction of early forms of Australopithecus and replacement by species were better adapted to drier conditions. Among these were the earliest representative of genus Homo. ऐसी कंडीशन में हमको जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, क्योंकि इन क्लाइमेटिक कंडीशंस का इस टेम्परेचर का असर अर्ली ह्यूमंस और प्रजातियों अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर भी दिखाई देता है। तो धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं वो तो हो गई प्रजातियां लुप्त और उनकी जगह पर अर्ली ह्यूमंस की और प्रजातियां इमर्ज हुई जो कि ऐसी ड्राई कंडीशन में आराम से रह सकती थी। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीनस से ही इस समय में हमको होमोज के इमर्जेंस के एविडेंसेस मिलते हैं। होमो इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। Although there were women as well, scientists distinguish among us several types of homos. The name assigned to these species are derived from what were regarded as their typical characteristics. जो आज मानव को हम जिस रूप में देखते हैं वो कौन सी प्रजाति का मानव है? होमो सैपियंस। तो होमोस का जब इमर्जेंस हुआ, होमो एक लैटिन वर्ड है और जो फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने होमोस को जगह जगह पर इमर्ज होने वाले होमोस को कई सारे स्पेशीज़, कई सारी कैटेगरीज़ में बांटा है, जिसमें कि ये जो कैटेगरीज़ में उनको बांटने का तरीका है ये किस आधार पर है कि उनको उनकी फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें होमोस को 3 कैटेगरीज़ में मेन बांटा है। जैसे होमो हैबिलिस जो कि टूल मेकिंग करते थे, होमो इरेक्टस जो कि अपराइट पोस्चर्स थे, और होमो सैपियंस जो कि थिंकिंग पर्सन्स थे। तो इस तरीके से होमोस को अलग अलग कैटेगरीज़ में साइंटिस्ट ने रखा है, उनकी एबिलिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फीचर्स को देखते हुए। अब जो जिस जगह पर होमोस जहाँ इमर्ज हुए, तो किसी जगह पर पाए जाने वाले अर्ली ह्यूमन स्पेशीज़ होमोस की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस कैटेगरी से मेल खाती थी, उन्होंने उस जगह पर पाए जाने वाले होमोस के फॉसिल्स को उनकी हिस्ट्री लिखते वक्त उन होमोस को उसी कैटेगरी के अंदर रख दिया। जैसे होमो हैबिलिस कौन थे? जो टूल मेकिंग करते थे। इनके एविडेंस हमको इथोपिया से और तंजानिया में ओल्डवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। और होमो इरेक्टस जो कि अपराइट पोस्चर वाले मानव थे, उनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं। और इनमें कूवीफोरा, वेस्ट तुर्काना, केन्या और मोट जकॉर्तो और संग्रेन, जावा, इन एरियाज़ में इनके स्पेशीज़ होमो इरेक्टस के मिले हैं। और एशिया में जो पाए गए जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका में पाए गए जो फॉसिल्स हैं उनकी अगर उनको कंपेयर करें तो अफ्रीका में पाए जाने वाले होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स हैं वो ज़्यादा पुराने हैं रैदर दैन एशिया में पाए गए। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो फर्स्टली इमर्ज हुए थे मानव वो अफ्रीका में हुए थे। इसके बाद इससे ये भी बात पता चलती है कि होमोनिड्स जो कि
फर्स्ट अपराइट पोस्चर वाले मानव थे, जो बाद में कई सारी स्पीशीज़ में हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो अर्ली ह्यूमंस थे ये ईस्ट अफ्रीका से सदर्न और नॉर्थ अफ्रीका, सदर्न और ईस्टर्न एशिया और यूरोप में इन जगहों पर माइग्रेट कर गए। और जब ये माइग्रेट कर गए तो बाद में जो इनकी प्रजातियां उन स्थानों पर मिलती हैं, उन स्थानों पर आगे चलकर जब ये वहाँ पर माइग्रेट करके चले गए तो उन स्थानों पर जब दोबारा से इनकी और प्रजातियों ने जन्म लिया तो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं कि होमो स्पेसीज़ की जो हमको प्रजातियां जिन जगहों पर मिली हैं, हम उन प्लेसेस के नाम के आधार पर भी इन प्रजातियों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे जर्मनी के हैडलबर्ग जो रीजन था उसमें पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं उनको हम होमो हैडलबर्ग कहते हैं। ऐसे ही निएंडर वैली में पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं उनको हम होमो निएंडरथैलेसिस कहते हैं। तो जो यूरोप में जो, क्योंकि सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस का इमर्जेंस हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है और उसके बाद वो एशिया और यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में चले गए हैं। तो जो यूरोप में मिलने वाले सबसे जो पुराने जो अर्लीस्ट फॉसिल हैं वो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस ही हैं। जो हाइडेलबर्ग में पाए गए हाइडेलबर्गेसिस और निएंडर घाटी में पाए गए निएंडरथैलेसिस। और ये ही दोनों आगे चल के यूरोप में इन्हीं दोनों प्रजातियों में से होमो सैपियंस निकले, जो कि आधुनिक मानव या मॉडर्न ह्यूमंस कहे जाते हैं। जो हाइडेलबर्ग जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लगभग 8.8 लाख वर्ष पूर्व आप कह सकते हैं, या 8 लाख साल पहले से 1 लाख वर्ष पूर्व इनके बीच में मतलब एक्सटिंक्ट हो गए थे, स्ट्रैचेस हो गए थे, ये फैल गए थे अलग अलग स्थानों पर। और उनके जीवाश्म और उनके जो फॉसिल्स थे वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी पाए गए हैं। तो इससे क्या मतलब बनता है, इससे क्या अर्थ निकलता है कि यूरोप में पाए जाने वाले जो अर्ली ह्यूमंस स्पेशीज़ थे वो भी आगे चलकर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फैल गए। और जो निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जो अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल्स थे वो भी काफ़ी समय पहले 1,30,000 से लेकर 35,000 ईयर्स एगो में वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे और धीरे धीरे वो भी यूरोप और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ फैल गए। और ऐसा भी माना जाता है कि 35,000 तक आते आते वो अचानक उनका डिक्लाइन भी हो गया और वो डिसअपियर्ड भी हो गए। तो अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोस के यहाँ पर भी एक आपको डिफरेंस बता रखा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोस में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो स्कल साइज़ होता था वो होमोस से बड़ा होता था,
जॉज भी बड़े होते थे और उनके जो टीथ होते थे वो छोटे होते थे। होमोस के जो टीथ होते थे वो छोटे होते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में, और उनका जो ब्रेन साइज़ है होमोस का वो बड़ा होता था ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में। और जो जॉज का जो साइज़ था, इसमें जो लार्ज जॉज जो हैं वो हमको होमोस के नहीं मिले हैं, क्योंकि मीन टू से कहने का मतलब ये है कि ये होल सोल ऐसा अपीयरेंस था जो कि मॉडर्न ह्यूमन से मिलता जुलता था। और उनके जो ब्रेन साइज़ में उनका जो ब्रेन बड़ा हुआ था, ब्रेन में जब वृद्धि हुई थी, तो उसका भी पूरा क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने माइंड को यूज़ किया उस पर जाता है। और जैसे जैसे वो अपने माइंड को यूज़ करते चले गए, टूल्स मेकिंग करते चले गए, उसको यूज़ करते चले गए, वैसे वैसे जबड़ों और दांतों में भी जो है उनके चेंजेस आते चले गए।